नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड, इतनी खूबसूरत जगह अब खत्म होने जा रही है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ी लूट होने जा रही है, क्योंकि ये लूट है इकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की। एक आइलैंड है जो बहुत जल्द लगभग 1 करोड़ पेड़ खो देगा। कई एनिमल स्पीसीज खत्म हो सकती हैं। कारण है एक पूरे का पूरा रेन फॉरेस्ट अडानी को सौंप दिया गया है। एक जंगल जिसे ग्रीन लंग कहा जाता है, जहां साल भर बारिश होती है, जहां जानवरों की और पेड़ पौधों की असंख्य दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं, बसर करती हैं, वो जंगल कटने अब जा रहा है। यहाँ रहने वाली ट्राइब्स जिनके एग्जिस्टेंस पर पहले से खतरा है, वो बेघर हो सकती हैं। ये सब कुछ हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स यहाँ शहर बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट, कैफेज, थिएटर्स, म्यूजियम्स खोलना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल खोलना चाहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 आइलैंड्स हैं, जो 2 बड़े बड़े हिस्सों में बटे हुए हैं। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। इन दोनों को अलग करने वाली एक बड़ी खाई है, 150 किलोमीटर चौड़ी, 10 डिग्री चैनल पर। ग्रेट निकोबार ग्रुप का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि 921 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ज्यादातर घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ये जंगल अत्यधिक वर्षा वाले सदाबहार जंगल हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसी आइलैंड पर स्थित है। इस पूरे द्वीप समूह के चारों तरफ कोरल रीफ्स की एक परत बनी हुई है और यही असली लाइफलाइन है यहाँ के समुद्री जीवन के लिए। इन रीफ्स के सहारे हजारों तरह की स्पीसीज पनपती हैं, जैसे जेलीफिश, घोंगे, शीप, केकड़े, झींगे और सी स्नेक्स वगैरह। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 2 नेशनल पार्क्स हैं, कैंपवेल बे नेशनल पार्क है और गलाथिया नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। इस इलाके में छोटे छोटे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जैसे शोम्पेन, ओंगे, अंडमानी और निकोबारी। ये हजारों सालों से यहीं रहते आ रहे हैं और जंगल और प्रकृति पर ही उनका पूरा जीवन टिका हुआ है। शोम्पेन आदिवासी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में रहते हैं, खासकर नदियों और झरनों के पास। इनका जीवन मुख्य रूप से शिकार और जंगल से चीजें इकट्ठा करने पर निर्भर है, यानी ये जंगल और समुद्र दोनों से मिलने वाले संसाधनों पर ही जीते हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 350 ही बची है। एक और आदिवासी समुदाय निकोबारी, जो लगभग 450 हैं, पहले पश्चिमी तट पर बस्तियों में रहते थे, लेकिन अब 2004 की सुनामी के बाद उन्हें वहां से हटाकर उत्तर में अफरा बे और कैंपबेल बे जैसे इलाकों में बसना पड़ा है, जहां उनका मुख्य काम मछली पकड़ना है। इसके अलावा एक और वर्ग है बाहर से आए लोग और मुख्य भूमि के निवासी, जो दक्षिण पूर्वी तट पर रहते हैं और खेती, बागवानी और मछली पकड़ने का काम करते हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा इलाका है जहां प्रकृति की कई तरह की चीजें एक साथ मिलती हैं। घने बारिश वाले जंगल, पहाड़ और समुद्री किनारे के मैदान। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट धुलियर है, जो लगभग 650 मीटर ऊंचा है। ये जगह जैव विविधता के लिए जानी जाती है। करीब 650 तरह के पौधे यहाँ पाए जाते हैं, जैसे फूलदार पौधे, फर्न, जिम्नोस्पर्म और बायोफाइट्स। जानवरों की बात करें तो यहाँ 1800 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से कुछ केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कहीं और नहीं मिलती हैं। कुल मिलाकर यह इलाका एक बहुत कीमती और नाजुक प्राकृतिक खजाना है, जहां की हर चीज का अपना एक खास महत्व है। ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो पहले से ही जैव विविधता के लिहाज से बहुत खास जगह है, उसे दुनिया के टूरिज्म मैप पर लाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार यहाँ एक प्रोजेक्ट लाना चाहती है जिसका नाम है दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2021 में पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। करीब 72,000 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप को पूरी तरह से बदलने की योजना है। यानी एक शांत जंगलों से भरे इलाके को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब में तब्दील करना चाहती है सरकार। इस प्रोजेक्ट के 4 बड़े हिस्से हैं। सबसे अहम है गलाथिया बे में बनने वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT। इसके साथ एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी 3300 मीटर लंबी रनवे होगी और जो बड़े बड़े वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को संभाल सकेगा, उस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए 450 MVA का हाइब्रिड गैस सोलर पावर प्लांट यहाँ लगाया जाएगा और इन सब के साथ एक पूरा नया टाउनशिप बसाया जाएगा। मतलब रहने का, काम करने का और बिजनेस करने के लिए पूरा एक नया शहर खड़ा कर दिया जाएगा। सीधी बात अगर बोलें तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि इस पूरे द्वीप की पहचान बदलने की कोशिश है।
हरे भरे पौधों को काटने की कोशिश है। ये प्रोजेक्ट करीब 166 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को निगलने वाला है, यानी पूरे आइलैंड का लगभग 1/5वां हिस्सा, यानी 20%। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए 130 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया जाएगा। इसमें से 84 किलोमीटर स्क्वायर वो जमीन है जो अभी ट्राइबल रिजर्व के रूप में प्रोटेक्टेड की गई है। सबसे खतरनाक बात डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की भी है। अभी ग्रेट निकोबार की कुल आबादी सिर्फ 8000 के आसपास है, लेकिन अगर ये अर्बन टाउनशिप पूरी क्षमता से भर गया तो आइलैंड की पॉपुलेशन 80 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक छोटे से आइलैंड पर जहां सदियों से सिर्फ इंडिजिनस ट्राइब्स रहते आए हैं, वहां अचानक 6-7 लाख बाहरी लोगों की भीड़ आ जाएगी। आखिर में शोम्पेन अपने ही पुश्तैनी इलाकों से काट दिए जाएंगे और उनके लिए अपना पारंपरिक जीवन और आजीविका बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। शोम्पेन जनजाति पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं। पीवीटीजी यानी बेहद संवेदनशील आदिवासी समुदायों को हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। उन्हें अपने पूरे पारंपरिक इलाके पर जीने का अधिकार मिलता है, जैसे वहां की जमीन, जंगल, पानी, उनकी आजीविका के तरीके, उनकी संस्कृति, परंपराएं और उनका पुराना ज्ञान। शोम्पेन सेमी नोमैडिक जीवन जीते हैं, यानी जंगलों में रहते हैं और बाहर की दुनिया से उनका बहुत कम संपर्क रहता है। सदियों से ये लोग जंगलों की गहराई में अपनी दुनिया बसाए हुए हैं, जहां उनकी अपनी भाषा है, अपनी परंपराएं हैं और जीने का अपना अनोखा तरीका है। ईआईए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि शोम्पेन जनजाति और बाहर वालों के बीच इंटरेक्शन अनडिजायरेबल है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के तहत ट्राइबल रिजर्व लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है और बाहर से लाखों लोगों को लाकर बसाया जाएगा। इसमें शोम्पेन जनजाति पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा बीमारियों का है। बाहर से आने वाले लोग नई नई बीमारियां लेकर आएंगे, उनकी इम्यूनिटी यहाँ के रहने वालों से मैच नहीं करेगी। दूसरा, उनकी पूरी संस्कृति, उनकी बिलीफ्स और उनका सोशल स्ट्रक्चर टूट सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक, हैबिटेट लॉस का खतरा है। उनके जंगल छीने जा रहे हैं जहां वो सदियों से रहते आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज से मीनिंगफुल कंसल्टेशन या कॉन्सेंट लेने का कोई ठोस सबूत तक नहीं है। यह हमला है उनके अधिकारों पर। संविधान का आर्टिकल 338 का ए, इसके तहत सरकार को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अनुसार जंगलों पर असली हक वहां रहने वाले आदिवासी लोगों का होता है। किसी भी बड़े फैसले से पहले उनकी राय लेना जरूरी होता है, बल्कि कानून ये कहता है कि वही इसी पूरी प्रक्रिया के केंद्र में होंगे। इसी तरह ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के ट्राइबल काउंसिल से भी सही तरीके से चर्चा नहीं की गई है। ऊपर से काउंसिल से एक नो ऑब्जेक्शन लेटर लिया गया, लेकिन बाद में उसी काउंसिल ने इसे रद्द कर दिया और बताया कि उनसे ये साइन जल्दबाजी और दबाव में करवाया गया था। यानी कागजों पर जो सहमति दिखाई गई वो असल में पूरी तरह स्वैच्छिक नहीं थी, उनकी मर्जी से नहीं थी, बल्कि प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए ली गई थी। भारत को डोमेस्टिक लॉज के अलावा इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत भी इंडिजिनस राइट्स का सम्मान करना चाहिए था, खासकर फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि एफपीआईसी के सिद्धांत का। फिर भी बिना इनकी कंसेंट लिए, बिना इनसे बात किए उनकी रिजर्व लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और वैज्ञानिकों के कैलकुलेशंस बताते हैं कि जो 8.5 लाख पेड़ काटने का आंकड़ा दिया गया था वो भी बहुत कम आंका गया है। असल संख्या उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक इस 130 किलोमीटर स्क्वायर जंगल में खड़े पेड़ों की संख्या 1 करोड़ तक हो सकती है। 1 करोड़ पेड़, यह आंकड़ा इतना शॉकिंग है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा साल 2022 में दी गई फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस पूरी तरह गलत और धोखे पर आधारित साबित हो रही है। क्लियरेंस देते समय जो जानकारी दी गई थी वो अधूरी थी, गलत थी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट और बायोडायवर्सिटी लॉस को जानबूझकर बहुत कम करके बताया गया। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यही नोडल एजेंसी वो है जो इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रही है। इसने पेड़ गिनने और काटने और साफ करने का काम देने के लिए जो कंपनी बुलाई है उसकी लिस्ट देखकर हैरानी होती है। कोंकण रेलवे, RITES, MECON, EQMS ग्लोबल, अल्ट्राटेक जैसी कंपनियां जिनका असली काम रेलवे और पोर्ट बनाना है, अब जंगल काटने का ठेका लेने को तैयार हैं। इनमें से किसी को भी पेड़ काटने का एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है। अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि एनीथिंग गोज। ANIIDCO जो 30 साल से सिर्फ शराब, दूध और पेट्रोल बेचती रही है, उसे 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। तो फिर बाकी कंपनीज भी कुछ भी कर सकती हैं। रेलवे वाली कंपनी पेड़ गिन सकती है, पोर्ट वाली जंगल काट सकती है और कंसल्टेंसी वाली लकड़ी जला सकती है।
ग्रेट निकोबार के तट पर लगातार बदलती जमीन और फैसलों के बीच इस धरती के सबसे कीमती, अनमोल और कभी वापस न मिल पाने वाले खजाने को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, न कोई सवाल पूछ रहा, न किसी से जवाबदेही मांगी जा रही है। ये प्रोजेक्ट 71,000 करोड़ रुपए से लॉन्च होता हुआ 81,000 करोड़ रुपए तक अब पहुंच चुका है, जो अभी और आगे बढ़ सकता है। खास तौर पर लेदरबैक सी टर्टल की बात करें तो ये द्वीप हिंद महासागर के सबसे अहम नेस्टिंग साइट्स में से एक है। यानी ये कछुए यहाँ आकर अंडे देते हैं, इतना खास है। अगर यहाँ इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो उनकी पूरी पॉपुलेशन को भारी नुकसान हो सकता है। और फिर बात आती है जंगलों की कटाई की। इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स के हिसाब से भले ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया जाए, तब भी करीब 60 लाख पुराने पेड़ काटे जा सकते हैं और कई अनुमान ये बताते हैं कि इनकी संख्या 1 करोड़ भी हो सकती है। तो आपका क्या कहना है इस स्टोरी पे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।